ठीक है। इस बीच एक दर्शक हैं हमारी, नेहा राठी, मेरठ से हैं। इनका सवाल है कि मैंने 2 साल पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड में 2 साल पहले एसआईपी शुरू की थी और दोनों में नुकसान है, क्या करूं? सर, इसका सवाल का जवाब तो हम लोग आपसे चाहेंगे ही, लेकिन एक सवाल सर ये भी है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की यहाँ पर बात करें, 10 साल में यहाँ पर इसने शानदार यहाँ पर रिटर्न दिए। हाल के कुछ 1-2-3 सालों में अच्छे रिटर्न इसने नहीं दिए। वहाँ पर फंड को जज करने के लिए क्या उसकी हम लोग मल्टीपल जो साइकिल्स होती हैं, मार्केट की साइकिल्स होती हैं, अलग अलग सालों की साइकिल्स होती हैं, उनको यहाँ पर जज करना ज़रूरी है? वहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, उसके बाद यहाँ से एग्जिट करना चाहिए या कोई फैसला लेना चाहिए, या फिर कोई और पैरामीटर होना चाहिए यहाँ पर फंड को एक तरह से निगलेक्ट करने का? देखिए, डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए। पहली बात, पराग पारिक ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है। अभी शायद रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या वजह है? क्या और लार्ज कैप ओरिएंटेशन हो गया, तो क्या कारण है उसके? फंड मैनेजर का व्यू चेंज हो गया है। कई बार फंड मैनेजर के जो कॉल्स हैं वो गलत चले जाते हैं, राइट? वो व्यू गलत चला जाता है। अब 2 साल बहुत लंबा हॉराइजन नहीं है एक पराग पारिक जैसे फंड को जज करने के लिए कि 2 साल के अंदर अगर रिटर्न नहीं आए तो आगे रिटर्न नहीं आएगा। हम अगले 10-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो क्या अंडरलाइन स्ट्रैटेजी है फंड की? और अभी भी फंड जो है, अभी ज्यादातर फंड्स ने जो है लार्ज कैप एक्सपोजर ले रखा है, तो क्यों फंड ये लार्ज कैप एक्सपोजर लेके चल रहा है? डाउनसाइड में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही है? तो आई थिंक डिफरेंट पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं एक फंड को एनालाइज करने के लिए। जैसे मैंने कहा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या रहा है, तो वो सब पैरामीटर्स देख के तब आप डिसाइड करते हैं कि क्या ये फंड में निवेश बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। पीयर्स कंपैरिजन भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि पीयर्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, पीयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? क्या जो है उसका कारण फंड मैनेजर का व्यू है, या जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इस तरह का है कि इस मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको पैरामीटर्स देखकर ही आप डिसाइड करते हैं कि किसमें निवेश बने रहना चाहिए या किसमें नहीं करना चाहिए। मैं कोई स्पेसिफिक फंड की बात नहीं कर रहा हूं, बट ओवरऑल जब आप किसी भी फंड को एनालाइज करते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको एनालाइज करना होता है, और एक टाइम देना होता है जब आप उसके मॉनिटर करते हैं कि मुझे अब देखना चाहिए कि ये फंड आगे कैसा करता है। 2 साल तो मुझे लगता है बहुत शॉर्ट पीरियड होगा किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए, खासकर इस तरह के अच्छे फंड जिन्होंने जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन किया है। तो आप एक निश्चित टाइम लेके चलते हैं, मे बी, और अगले 2 साल आप उसको देखते हैं कि फंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये फंड जो है किस तरीके से आगे वर्क करेगा, इसकी स्ट्रैटेजी में कोई डिफरेंस तो नहीं आया है, और जो डिफरेंस आया भी है तो क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस जब ये एनालिसिस आप करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके लिए फंड आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है सर। चलिए, इस बीच शम्स इंडिया करके एक व्यूअर है हमारे, बहुत देर से सवाल भेज रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक सवाल प्लीज एक बार या हार्डली 2 बार भेजें। इतनी बार आप लोग सवाल भेज देते हैं फिर और लोगों के सवाल जो है थोड़े मिक्स हो जाते हैं। कह रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है इनके पास, और मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड है। इन दोनों फंड के साथ क्या एसबीआई कॉन्ट्रा भी जो है ये कंटिन्यू कर सकते हैं? जितेंद्र सर, एक बैलेंस एडवांटेज फंड पोर्टफोलियो में निवेशक के और एक ही गोल्ड सिल्वर का पैसिव फंड ऑफ फंड है, इसके साथ क्या कॉन्ट्रा फंड जैसी बेट लेनी चाहिए? कहाँ कमी है इनके निवेश में? कहीं बैलेंस एडवांटेज जो है हर चीज हर तरीके से पूरा कर पा रहा है सब चीजों को? देखिए, ये मुझे लगता है कि ना आपको एक एक फंड करके चॉइस नहीं करना पड़ता है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप क्या एसेट एलोकेशन रखना चाहते हैं। आप इक्विटी में कितना रखना चाहते हैं, गोल्ड में कितना रखना चाहते हैं, आपका डेट पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। इक्विटी के अंदर भी अब आप डिसाइड कीजिए कि कितना आपको लार्ज कैप रखना है। आप 40-50% लार्ज कैप रखेंगे या 60% लार्ज कैप रखेंगे, और बाकी जो 30-40% है उसको आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे। पहले आप इस चीज पे आप डिसाइड कीजिए। ये एसेट एलोकेशन जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर फंड सिलेक्शन आसान हो जाता है। आपको पता है आपको 60% लार्ज कैप रखना है, तो फिर आप लार्ज कैप फंड्स जो 60% अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, और बाकी कैटेगरीज को आप ऐड करते हैं बेस्ड ऑन कि आप कितना एक्सपोजर रख रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि पहले आप खुद का एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है।
उसके बाद फंड सिलेक्शन कीजिए। और स्ट्रैटेजीज कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, देखिए कॉन्ट्रा जैसी कैटेगरी है उसके अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस का कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी होती है ये मार्केट्स में उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करती है जो अभी अंडर वैल्यूड है, जिनकी मार्केट शायद अभी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंड मैनेजर को पता है कि ये कंपनीज रिटर्न्स देंगी। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या फर्क आता है इन्वेस्टर्स के लिए, कि इन्वेस्टर्स को पूरा मार्केट परफॉर्म कर रहा होगा, बट हो सकता है उनका कॉन्ट्रा परफॉर्म ना कर रहा हो उस वक्त। तो अब वो कितना जो है आप उसको मैं कहूँगा डाइजेस्ट कर सकते हैं, या कितना आप उसमें निवेश बनाए रख सकते हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप उस कैटेगरी को कितना समझे हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रा वैल्यू जैसी कैटेगरी में आप तभी निवेश करें जब आप उसको समझते हैं। बट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पोर्टफोलियो में जरूर हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे पहले अपना पोर्टफोलियो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या मिक्स रखेंगे, उसके बाद फिर फंड सिलेक्शन पे आइए। ठीक है सर। एक और दर्शक है तुषार, नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर जुड़ते रहते हैं। कह रहे हैं HDFC AMC के सारे फंड्स जो भी मेरे पास हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या मुझे अपना निवेश जारी रखना चाहिए या फिर इस पूरी AMC के फंड से जितने भी फंड्स होंगे इनके पास HDFC के, उससे बाहर निकल जाना चाहिए? अगर HDFC डिफेंस फंड को देखें, एक साल में बहुत कमाल के रिटर्न उस फंड ने दिए हैं, लेकिन HDFC का स्मॉल कैप गिरावट में नजर आ रहा है, 1% नेगेटिव रिटर्न इसका नजर आ रहा है। इसके अलावा मिड कैप का भी 8% 8.5% के आसपास के रिटर्न है, ठीक ठाक रिटर्न है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है फंड। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड देखें, 4-4.5% के रिटर्न बीते एक साल में इसने दिए हैं। बहुत ज्यादा मल्टी कैप जो है 0.6% के एक साल में रिटर्न। सर क्या करें? और खाली सिर्फ HDFC पे फोकस करके सवाल को नहीं लेंगे, किसी एक निवेशक के पास एक AMC के मान लीजिए 2-3 फंड है, एक तो पहली बात कितने फंड होने चाहिए एक AMC से, दूसरी बात अब ऐसी स्थिति में जब एक AMC का उसको अच्छा प्रदर्शन ही नहीं दिख रहा किसी भी कैटेगरी ऑफ फंड में, फिर वो क्या करे? 1 साल वेट कर लिया, 2 साल वेट कर लिया, उसके बाद क्या करे? देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने निवेश कब शुरू किया। अब अगर HDFC स्मॉल कैप जैसे मैं नाम लेके बोलता हूँ, अगर किसी ने 8-10 साल पहले निवेश किया होगा तो वो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न पे होगा, राइट। नेगेटिव रिटर्न उसको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उतना वो कॉर्पस उसमें एक्यूमुलेट कर चुका है। लेकिन किसी ने अगर 1-2 साल पहले निवेश शुरू किया है तो उसको जरूर नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर अपने निवेश शुरू करते 1-2 साल के अंदर अगर इस तरह की स्थिति आती है तो वो एग्जिट का कारण नहीं बन सकती। आपको लॉन्ग टर्म देखना है और उस फंड को अच्छे से समझना है। जो भी फंड आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप सही से पैरामीटर्स लेके फंड सिलेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपने सही सिलेक्ट किया है और ये साइकिल आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स क्यों घबरा रहे हैं? इन्वेस्टर इसलिए घबरा रहे हैं कि उनको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो सिनेरियो आएंगे जब आपको नेगेटिव आपके यानी कि आपके पोर्टफोलियो में रेड दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ग्रीन ही दिखाई दे इक्विटी के अंदर। तो वो रेड जब दिखाई देगा तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। फंड सिलेक्शन आप पहले ही अच्छे पैरामीटर लेके सिलेक्ट कर चुके हैं तो इसलिए उसके लिए रेडी होना चाहिए। दूसरा, एक AMC से कितने फंड होना चाहिए? देखिए ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो अब डिपेंडिंग ऑन, अगर आपके मान लीजिए पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड है तो एक AMC से 2 फंड मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो क्राइटेरिया लेके आप चल सकते हैं, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन आप नंबर ऑफ फंड्स कितने रखते हैं, तो मुझे लगता है 1 या 2 फंड होने चाहिए। बट बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने सिलेक्शन किस तरीके से किया है। अब अगर आपने सिलेक्शन कोई रिटर्न पैरामीटर लेके किया होगा तो आपको हो सकता है एक AMC के सारे जो है फंड आपको अच्छे रिटर्न पैरामीटर्स पे दिखाई दे रहे हों। तो इसलिए अगर पिछले 1-2 साल के अंदर निवेश शुरू किया है और नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कोई अच्छे से एनालिसिस करिए और इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर, उससे आप बच नहीं सकते। वो इक्विटी की एक साइकिल है जो हमेशा आपको दिखाई देगी। अब कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये साइकिल रियली स्टार्ट में आ जाती है, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए मिड में आ जाती है जी। तो जो मिड में आती है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में आ जाती है वो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है आप बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव रिटर्न्स एक साइकिल है, आपने उस साइकिल में स्टार्ट कर दिया जब मार्केट ऑलरेडी डाउन है।
इस बीच सर एक सवाल ऋषभ जी का भी है, हालांकि काफ़ी कईयों का सवाल ये रहता भी है कि लार्ज कैप फंड्स जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब पिछले 1-2 सालों में, तो क्या निफ्टी नेक्स्ट 50 के म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो हालांकि इंडेक्स फंड्स ही हैं मोस्टली, और 7-8% के रिटर्न इसने पिछले 1 साल में वैसे दिए हैं, और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छे इनके रिटर्न रहे हैं। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाना, बिसाइड कि लार्ज कैप फंड्स को हम लोग यहाँ पर चुनें? हाँ, हो सकता है। मैं ये बोलता, मेरा ये मानना नहीं है कि लार्ज कैप से जो है आप एक ही फंड का सिलेक्शन करें। आप इनफैक्ट, क्योंकि आज की डेट में लार्ज कैप के अंदर भी डिफरेंट फंड जो है मिलते हैं आपको। निफ्टी 50 भी मिलता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी मिलता है आपको। तो मुझे लगता है एक मिक्स रख के आप अपने लार्ज कैप को जो एक्सपोजर है उसको आप बढ़िया कर सकते हैं। तो हो सकता है लार्ज कैप फंड अगर आपने सिलेक्शन किया है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। बट सिर्फ जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उस कैटेगरी को जरूर समझ लीजिए कि वो कैटेगरी किस तरीके से आखिर वर्क करेगी। अगर आपने वो समझ लिया है तो मुझे लगता है मिक्स हो सकता है। ठीक है सर। एक व्यूअर है हमारे, आदित्य कौशिक, 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं सर, कहाँ से कर सकते हैं, किस कैटेगरी से शुरू कर सकते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्टर्स के लिए ये बताना कि किस कैटेगरी से निवेश करूं, कौन सी कैटेगरी अच्छी होगी। अब हम बात उसी पे कर रहे हैं कि लार्ज कैप से शुरू करें, फ्लेक्सी कैप से शुरू करें, या मल्टी कैप लें, या मल्टी एसेट लें। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी कैटेगरी बहुत अच्छी होगी। हालांकि हम हमेशा बोलते हैं कि शुरुआत लार्ज कैप से करनी चाहिए। उसमें ये रहता है कि आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाई देती है अपने फंड सिलेक्शन में, और दूसरा आपको एक कंसिस्टेंसी मिलती है। तो वो एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं, जो खुद से एसेट एलोकेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको नहीं पता है कि मुझे लार्ज कैप के बाद कौन सी कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में और क्या एक्सपोजर में ऐड करनी चाहिए, तो मुझे लगता है मल्टी कैप, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, ये वो कैटेगरीज हो सकती हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। मे बी मल्टी एसेट से शुरुआत हो सकती है। आज की डेट में फ्लेक्सी कैप थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेशन बना हुआ है, तो उन कैटेगरी से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप किस वे में जाना चाह रहे हैं। क्या आप आगे चल के खुद अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे, या एसेट एलोकेशन आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये चीज आप फंड मैनेजर पे छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पे फिर आप जो है, जो मल्टी एसेट कैटेगरीज है, वो अच्छा ऑप्शन हो सकती है।